आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की या फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है, मतलब डेटाबेस के अंदर, कि हम एक टेबल बनाते हैं और लाइक जैसे हमने एक स्टूडेंट की टेबल बनाई और हमने उसमें स्टूडेंट की सारी बेस डिटेल डाली, जिसमें हमने उसका रोल नंबर डाला, नेम डाला, लास्ट नेम डाला, फर्स्ट नेम डाला और एज डाली वगैरह सारी डिटेल डाली। अब आगे चल के जब वो स्टूडेंट टेस्ट देता है और उसके मार्क्स आते हैं, तो हमें मार्क्स के लिए, उसके एग्जाम के लिए एक अलग टेबल बनानी है। तो उस टेबल में हम फिर से फर्स्ट नेम, फिर से लास्ट नेम, फिर से रोल नंबर नहीं डालेंगे, बल्कि हम पुरानी टेबल यानी जो फर्स्ट टेबल है उसमें से कोई एक ऐसा कॉलम उठाएंगे जो पूरे रिकॉर्ड को अच्छे से मतलब पूरे रिकॉर्ड को अच्छे से रिप्रेजेंट करता हो, और बस उस कॉलम को हम अपनी दूसरी टेबल मार्क्स में रखेंगे और उससे पहचान जाएंगे कि ये किस स्टूडेंट की डिटेल है। तो लाइक है, जैसे फर्स्ट टेबल में हमने सबसे प्राइम कॉलम रखा था रोल नंबर। तो रोल नंबर एक ऐसी वैल्यू है जो रिपीट नहीं होती, और रोल नंबर एक यूनिक आईडी है। तो हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की का मतलब ही ये है कि एक ऐसी की, एक ऐसा कॉलम जो पूरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता हो, पूरे रिकॉर्ड को आपके सामने रखता हो, मतलब एक मेन कॉलम। और फिर जब हमने मार्क्स नाम की टेबल बनाई तो हमने सिर्फ उस रोल नंबर को यहाँ दूसरी टेबल यानी मार्क्स नाम की टेबल में डाला, और रोल नंबर से पहचान लिया कि ये किस स्टूडेंट का डेटा है या किस स्टूडेंट के रिकॉर्ड में हमें उसके मार्क्स डालने हैं। फिर आगे चल के रिजल्ट की टेबल आई, या मान लो कि उसकी अदर स्पोर्ट्स की कोई टेबल आई, पी स्ट्रक्चर की टेबल आई, तो वहां पे भी हमने इस रोल नंबर से ही इस स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज किया। तो जब रोल नंबर फर्स्ट टेबल में था, तब वो क्रिएट हुआ था, तो वहां पे वो प्राइमरी की था। लेकिन सेम कॉलम, सेम वैल्यू को जब आप एक दूसरी टेबल में यूज कर रहे हो पहली टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो दूसरी टेबल में वो बन जाता है फॉरेन की। तो इस तरीके से ये होता है आपका प्राइमरी की। लाइक जैसे ये है आईडी, और ये एक फर्स्ट टेबल में है, और ये कनेक्ट करता है एक दूसरी टेबल को। एक दूसरी टेबल में भी ये इसी नाम से बन सकता है। और फिर कईयों बार ऐसा मतलब रिलेशनशिप होता है कि इस एक आईडी की हेल्प से मैं इस टेबल से भी डेटा फैच कर पा रही हूँ और मैं इस टेबल से भी डेटा फैच कर पा रही हूँ। तो वो रिलेशनशिप जो है, रिलेशन ऑफ द कॉलम है, वो इस तरह मल्टीपल टेबल को आपस में जोड़ता है, जिसे हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप सिस्टम, जिसमें एक कॉलम को हमने एक टेबल और कई टेबल से जोड़ा, और उस एक कॉलम की सहायता से कई टेबल से डेटा फैच किया। तो इसे कहते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की। तो आज हम इन प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ही समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, शुरू से बताती हूँ मैं आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फिर से एक डेटाबेस उठा लेती हूँ। कोई भी डेटाबेस उठा लेते हैं क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस है यहाँ पे। तो लाइक जैसे हमने एक डेटाबेस उठाया, न्यू वन में देखते हैं कुछ है क्या। तो न्यू वन में रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन टू, इस तरह की टेबल है। तो एक काम करती हूँ, इसी डेटाबेस को यूज कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे ले लिया यूज न्यू वन, ये मैंने डेटाबेस ओपन कर दिया। इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाई है, छोटी सी टेबल बनाती हूँ सिर्फ प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया क्रिएट टेबल। मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले आपको डायरेक्ट बताती हूँ फिर कोडिंग से बताती हूँ। डायरेक्ट बताने से भी आपको समझ आ जाएगा। तो न्यू वन में जैसे मैं गई डायरेक्ट, और पहले मैंने क्रिएटेबल किया, और यहाँ पे मैंने एक आईडी रखा, रोल नंबर मान लो, रोल नंबर रखा, जिसको मैंने प्राइमरी की कर दिया। प्राइमरी की मतलब समझ गए, यूनिक की। उसके आगे ये की लग जाता है, ऑटोमेटिकली अभी ये कॉलम यूनिक हो गया, ये रिपीट नहीं करेगा अपनी वैल्यू को और ये नल नहीं छोड़ेगा। तो हमने इसे रोल नंबर ले लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम मतलब नेम ले लिया। ज्यादा वैल्यू नहीं डालनी है मुझे, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ये रख रही हूँ।
एज ले लिया और ईमेल ले लिया, सफिशियंट है इतना। ओके, ईमेल का थोड़ा साइज बढ़ाना पड़ेगा मुझे। 45 नॉट सफिशियंट। 100 लिया, अप्लाई किया। और अब ये क्वेरी देखो, ये इस तरीके से प्राइमरी की रोल नंबर, मैंने आपको क्वेरी वाइज भी बताया हुआ है, तो हमने ये टेबल क्रिएट कर दी। अब सेम डेटाबेस के अंदर ये आपकी टेबल बन चुकी है, न्यू वन के अंदर। और न्यू टेबल के नाम से बन गया, गलती से मैंने टेबल का नाम नहीं चेंज कर पाई। तो रोल नंबर है, नेम है, एज है, ईमेल है, और ये बन गया टेबल का नाम। हम लोग अब रहने देते हैं, इट्स ओके। अब हम जाते हैं क्रिएट टेबल, और सबसे पहले टेबल का नाम ही बदल देते हैं, टेबल 2 कर देती हूँ, टैब 2 कर देती हूँ, शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने एक आईडी रखी। ये आईडी जो है, पुरानी वाली टेबल में क्या रोल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे एक मार्क्स आईडी रखना है। मान लो कि वो स्टूडेंट की फर्स्ट आईडी थी, उसे मास्टर टेबल कहते हैं, और ये मार्क्स की फर्स्ट आईडी है, तो इसलिए मार्क्स आईडी है, जिसके अंदर ये प्राइमरी की है, मतलब ये अपनी टेबल की प्राइमरी की है। बट ये दूसरी टेबल से रोल नंबर लेके आएगी, तो ये रोल नंबर भी है। और रोल नंबर वहां पे किस टाइप का था, हमारी जो टेबल है उसमें रोल नंबर इंट टाइप का था। तो जिस टाइप का पुरानी टेबल में था, मतलब जिस पुरानी टेबल में जिस तरह का डेटा टाइप था, वैसा यहाँ रखना कंपलसरी है, तो इसको इंट रख दिया। उसके बाद मार्क्स है, तो हमने यहाँ पे S1, और यहाँ पे हमने रख दिया S2, यानी सब्जेक्ट। अब हम जाएंगे और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आएगा फॉरेन की, ये देखिए ये है फॉरेन की। यहाँ पे फॉरेन की में आएगा वो वाला कॉलम जिसको हमें फैच करना है, तो मैंने यहाँ पे लिया आईडी। और किस टेबल से फैच करना है, ये मुझे फैच करना है टैब 2 में। जस्ट मिनट, टैब 2 लिया, और ये बदलना पड़ेगा क्योंकि टैब 2 में नहीं था ये क्यों नहीं बदल रहा। एक काम करती हूँ, मैं इसको रिवर्ट करती हूँ, और इसको रोल नंबर ले लेती हूँ, डिलीट। ओके, अब फिर से लेती हूँ, क्योंकि इस वाली टेबल में भी ये रोल नंबर के नाम से ही था। तो आपकी टैब 2 के अंदर जिस नाम से है उसी नाम से आपको लेना है। अच्छा, ये कह रहा है पहले टेबल बनाने के लिए, सॉरी मैं पहले टेबल बना देती हूँ, जब तक टेबल बनेगी नहीं ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब अपन फॉरेन की लगाते हैं, और यहाँ पे लिया रोल नंबर, और यहाँ गए, तो कहता है कि कौन सी टेबल से लेना है आपको। तो हमने जैसे न्यू टेबल यहाँ ले लिया, और ये करंट टेबल के अंदर आ गए, इस टेबल के रोल नंबर से जोड़ना है। तो अब आप देखिए आराम से ये जुड़ गया, यानी हमें न्यू टेबल के रोल नंबर से, ये रेफरेंस टेबल है कि किस टेबल से आपको उठाना है, तो न्यू टेबल से उठाना है रोल नंबर, और करंट टेबल के रोल नंबर से जोड़ना है। तो ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे अब एक्शन में देखिए, यहाँ पे आपके पास आएगा कैस्केड। कैस्केड का मतलब क्या है, कैस्केड का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऑन अपडेट, कि अगर मैं फर्स्ट टेबल में चेंज करूं तो सेकंड टेबल में भी चेंज अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाए। अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा, तो आप यहाँ पे नॉट एक्शन भी कर सकते हो। लेकिन अगर कैस्केड करते हो तो आपका फर्स्ट टेबल में अगर चेंज करते हो तो सेकंड टेबल में भी हो जाएगा, और रिस्ट्रिक्ट करते हो तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, फर्स्ट टेबल में भी नहीं। और यहाँ पे डिलीट में भी सेम केस है, कैस्केड कर दिया तो मतलब ये कि अगर मैंने फर्स्ट टेबल में डिलीट मारा तो सेकंड टेबल से भी ये डिलीट हो जाएगा। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब टेबल बनने के बाद इसे लगाया था, तो इसलिए देखो इसने कितने अच्छे से किया है। इसने सबसे पहले ऑल्टर टेबल, जिसमें बदला टेबल को, और उसने रोल नंबर लिया। ऑल्टर टेबल, ये वाला नीचे वाला कोड देखो टैब 2 को, जिसमें ऐड कांस्टेंट
रोल नंबर जो कि फॉरेन की है, और रेफरेंस उठाया था टेबल 1 के रोल नंबर से, मतलब ये वो कौन है। और ये दो एक्शन भी उसने जोड़ दिए, ऑन डिलीट और ऑन अपडेट पे। अब इसे मैं अप्लाई कर देती हूँ और क्लोज कर देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले न्यू टेबल में डेटा डालती हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, आपके पास दो टेबल्स हैं। आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास टैब 2 भी है। अगर मैं टैब 2 में सिलेक्ट करती हूँ तो आपको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से देखो, जबकि रोल नंबर कहाँ से आना था, फर्स्ट टेबल से। फर्स्ट टेबल में मैंने डेटा नहीं डाला है, तो यहाँ पे क्या डेटा डलेगा, देखता है। चलो, 101 ये रोल नंबर है, ठीक है। और सब्जेक्ट 1 जो है वो 89 है, 89 है। और ये जो है ये 78 है, ठीक है। और अब आप इसे अप्लाई करो, तो ये बन गया एरर। ये एरर क्यों बना? क्योंकि आप टेबल 2 में वही रोल नंबर डाल सकते हैं जो फर्स्ट टेबल में डला हो। फर्स्ट टेबल के रोल नंबर में ये वैल्यू है ही नहीं जो आप यहाँ डाल रहे हो, तो आप न्यू वैल्यू नहीं डाल सकते, ये एक रिस्ट्रिक्टेड है, जिसकी वजह से आपको ये एरर आ, तो ये अभी नहीं चलेगा। चलो एक काम करते हैं, एक काम, न्यू टेबल उठा लेते हैं, और यहाँ पे रोल नंबर में हम डालते हैं 101। नेम हम डाल देते हैं XYZ। एज हम डाल देते हैं 23। ईमेल भी हम डाल देते हैं XYZ। और इसको अप्लाई कर देते हैं। इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो डल गया। आते हैं अपनी पुरानी क्वेरी की तरफ। इधर देखो, एक से एक डल गया है ना। अगर मैं आपको न्यू टेबल पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके दिखाऊं तो देखो, एक से एक डल गया है ना। अब आते हैं टैब 2 की तरफ। टैब 2 में मैंने डालने की कोशिश की थी 1 101 89। इस बार अप्लाई करके देखिए क्या होता है। दैट्स इट, हो गया। क्यों? क्योंकि आपके फर्स्ट टेबल में रोल नंबर आपने डाल दिया था। तो आप देख सकते हो कि टैब 2 में रोल नंबर डल चुका है। आप टैब 2 को रिफ्रेश करके देख सकते हो, उसमें डेटा डल गया। अब हम क्या करते हैं, न्यू टेबल में जाते हैं और रोल नंबर में चेंजेस करते हैं। यानी 101 है, उसको 102 कर देते हैं। आप सेकंड टेबल में ये काम नहीं कर सकते, याद रखना। आप फर्स्ट टेबल में ही कर सकते हो, इसलिए उसको मास्टर टेबल कहते हैं। हम यहाँ गए, उसको अप्लाई किया, अप्लाई किया। जस्ट ये नीचे करना पड़ता है, वरना वो समझ नहीं पाता। तो इसने देखो क्वेरी लिख दी अपडेट वाली, और सेट रोल नंबर 102 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101। अप्लाई कर दिया, क्वेरी हो गई। चलिए टैब 2 में चलते हैं और इसको एक बार दोबारा रिफ्रेश करते हैं। देखो रोल नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो इसे, क्योंकि हमने कैस्केड एक्शन रखा था, ये तभी होगा जब कैस्केड एक्शन होगा। तो आपने फर्स्ट टेबल में चेंजेस किए तो आपको सेकंड टेबल में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस मिल जाएंगे। यही इसकी खासियत है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, आप फर्स्ट टेबल में कुछ और भी डालते हैं। लाइक अब 103 डाला, फिर उसके बाद ABC डाला। एज हमने 12 डाल दिया, और यहाँ पे AAA डाल दिया, और इसको अप्लाई कर दिया। ओके। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी। क्वेरी क्या लिखी, ध्यान से देखना। क्वेरी ये लिखी कि मुझे 102 वाला जो है ना उसे डिलीट मारना है। तो मैं यहाँ गई, डिलीट, डिलीट। आगे था, इसके बीच में रोकना पड़ा, चलो आगे बढ़ते। डिलीट फ्रॉम, और डेटाबेस है हमारा न्यू वन, और डॉट। एक काम करते हैं, ये बेवजह के एरर देने लगता है, तो मैं ना पहले यूज, इसलिए न्यू वन कर देती हूँ, न्यू वन सेमीकोलन। अब यहाँ पे मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या है हमारा, न्यू टेबल, न्यू टेबल वेयर रोल नंबर इक्वल 102। ये मैंने डिलीट की क्वेरी लिखी।
102। और मैंने इसको रन कर। अब आप देख सकते हो, मेन्यू टेबल में जाती हूँ और सिलेक्ट करती हूँ, तो ये देखो 103 बचा। टैब 2 में चलते हैं, क्या हाल है। That's it। तो ये वैसे ही करना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका एक डेटा की वजह से पूरा डेटा गायब हो जाएगा, मतलब एक चाबी से सब उड़ जाएगा। तो आपकी दूसरी रो भी अचानक उड़ गई, क्योंकि आपने फर्स्ट रो में फर्स्ट टेबल में इसे उड़ाया। तो इसीलिए इसे बचना चाहिए। वैसे तो डिलीट वाला कैस्केड नहीं रखना चाहिए, अपडेट वाला कैस्केड फिर भी ठीक है। बट हाँ, ये थोड़ा सा रिस्की होता है, बट कैसे काम करता है ये समझ आ गया। तो ये था रिस्ट्रिक्शन। अब इसको और आगे समझने के लिए मैं आगे और बताती हूँ। तो मैं यहाँ वापस आई हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट है W3 स्कूल। यहाँ मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक डेटाबेस जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटाबेस है, कस्टमर जो रिलेशनशिप बहुत सारा मेंटेन कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे ये सिंपल सा ट्राई इट योर सेल्फ पे ले चलती हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे रिस्टोर डेटाबेस कर देती हूँ। तो देखो ये डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर सबसे पहले है कस्टमर, जिसमें 91 रिकॉर्ड्स है। अब देखो, इस कस्टमर नाम की टेबल जो है, इसमें इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं। और ऐसे ही हमारे पास दूसरी एक टेबल है ऑर्डर्स। इस ऑर्डर्स के अंदर ये जो कस्टमर आईडी है, आपको जो दिख रहा है, ये फॉरेन की है। यानी कि कस्टमर के टेबल में कस्टमर आईडी जो है वो आपकी है एक तरह से प्राइमरी की। और कस्ट ऑर्डर्स के अंदर जो आप देखेंगे वो है आपकी फॉरेन की। अब इससे क्या क्या फायदा होता है इसको आगे समझते हैं। मैं डायरेक्ट नीचे लाती हूँ, इस साइड पे जाकर आप बाकी की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मुझे वैसे जॉइंट्स पढ़ाना है, क्योंकि प्राइमरी की और फॉरेन की का मेन उद्देश्य ये होता है कि आप दो टेबल को जोड़ के उसमें से डेटा फेच कर सको। बट उससे पहले मैं प्राइमरी की और फॉरेन की को थोड़ा बेहतर तरीके से समझाना चाहती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलती हूँ कंस्ट्रेंट्स पर। कंस्ट्रेंट मतलब वही प्राइमरी की यूनिक की होता है। कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे करीबन 4-5 तरीके के हैं एसक्यूएल में। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ लाई हूँ ताकि आपको ये एग्जाम्पल में समझ आ जाए। तो कंस्ट्रेंट होते क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहला कंस्ट्रेंट होता है, कंस्ट्रेंट मतलब कि रिस्ट्रिक्शन। मतलब जब भी मैं टेबल बनाऊं और जब भी उसमें डेटा डालूं, तो मैंने उसमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है जिसकी वजह से मुझे उसका रूल फॉलो करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला है नॉट नल। नॉट नल समझ ही जाओ। यानी कि आपने अगर कॉलम के आगे नॉट नल लगा रखा है, तो आप उस कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते। जब भी आप डेटा डालेंगे आपको उस कॉलम को भरना जरूरी है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। दूसरा है यूनिक। मतलब आप, वैसे आप कहेंगे कि प्राइमरी में तो दोनों हो रहे हैं, तो बिल्कुल प्राइमरी कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉट नल एंड यूनिक। लेकिन प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ही बार लग सकती है, यानी एक कॉलम पे आपका लग गया, रोल नंबर पे तो लग गया। अब आप ईमेल भी चाहते हो कि यूनिक ना हो, चेंज ना हो, तो क्या करें, प्राइमरी की तो नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं यूनिक। यूनिक आप एक से ज्यादा बार भी लगा सकते हैं। तो जिस कॉलम में आप यूनिक लगा देंगे उस कॉलम की वैल्यू आपकी रिपीट नहीं होगी। ठीक है। अब आएगा ये चलेगा कैसे, तो डोंट वरी, मैं इसको एक एग्जांपल में दिखा रही हूँ आपको यहाँ। ये देखो, ये है यूनिक। ये जो W3 है, एसक्यूएल के अलग अलग सॉफ्टवेयर है। एसक्यूएल मतलब एक टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके हर कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है। हम चलते हैं माई एसक्यूएल की तरफ, क्योंकि हम माई एसक्यूएल पे काम कर रहे हैं, तो सीधे माई एसक्यूएल पे आते। तो जब यहाँ पे आप बनाते हो तो देखो आपने क्या बनाया, आईडी इंटीजर नॉट नल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, और आपने यहाँ पे आईडी को कर दिया यूनिक। तो आप कहेंगे प्राइमरी की लग जाता, वैसे ही लग जाता, तो बिल्कुल लग जाता, बट अगर आपको सिर्फ यूनिक बनाना है तो यूनिक भी रख सकते हो। ये हो गया यूनिक। अब उसके बाद आता है प्राइमरी की, जो हम बात कर चुके हैं। फॉरेन की, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं हम लोग। चेक, ये भी एक बहुत अच्छा कंस्ट्रेंट है। यू हैव टू फॉलो दिस। चेक क्या होता है, ये एक वैलिडेशन। मान के चलो कि मैं कोई एक ऐसी टेबल बना रही हूँ जिसमें जो हमारे अटेंडेंस हैं वो बच्चे नहीं होने चाहिए। मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम, मतलब हमारा कोई इवेंट है जिसमें हम लोग 18 से अबव जो हैं उसी को अलाउ कर रहे हैं। तो आप यहाँ चेक लगा सकते हैं। लाइक जैसे कोई वोटिंग वोटिंग कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि उसमें वोटिंग में 18 से ऊपर अबव ही आएगा, तो आप यहाँ पे चेक लगा के
उसमें ये वैलिडेशन लगा सकते हैं कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ये इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। या फिर आप कोई ऐसा डेटा फिल कर रहे हैं जो कि सिर्फ पर्टिकुलर शहर में ही होना चाहिए, पर्टिकुलर कंट्री में होना चाहिए, तो आप चेक लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप चेक पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे लिखा है कि आपका जो आईडी है नॉट नल होगा, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, उसके बाद आपने एज इंट दिया और यहाँ पे कर दिया चेक एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। मतलब आपका हर हाल में जो एज है वो 18 से अबव होनी चाहिए। अगर आपने 18 से नीचे इसमें डेटा डाला तो वो आपको एरर दे देगा कि यू कांट डू दिस। चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल बना के दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ माई एसक्यूएल में गई और मैं एक काम करती हूँ, इसी टेबल में ही कर देती हूँ। तो यूज न्यू वन, और ये मैंने यहाँ पर्सन नाम से टेबल बना दी और ये सक्सेसफुली बन भी गई। तो चलते हैं न्यू वन पे, रिफ्रेश करते हैं। तो ये मुझे पर्सन नाम से टेबल बन चुकी है, यू कैन सी। अब इसमें देखो ये आईडी है, तो हम लोग डेटा डालते हैं। व्हाट हैपन, डेटा डल ही नहीं रहा है इसमें, कुछ हो गया क्या? पर्सन, रिफ्रेश तो कर दिया मैंने। रीड ओनली मोड में क्यों बन गया? मैं चेक करती हूँ, पता नहीं क्या इशू हो गया। क्रिएट टेबल पर्सन, नॉट नल, लास्ट नेम, एज, ठीक तो है। क्या दिक्कत है? चलो मैं एक काम करती हूँ, क्वेरी वाइज ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इंसर्ट इनटू, पी कैपिटल है तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ PER पर्सन। यहाँ कॉलम नेम मेंशन कर दिए, आईडी, और यहाँ पे इसको रख देते हैं ताकि मुझे पता चले क्या क्या है। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, और दिस इज अ एज। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया वैल्यूज। तो मैंने डाला 1, लास्ट नेम मैंने डाल दिया AAA, फर्स्ट नेम भी डाल दिया मैंने BB। और यहाँ पे एज अभी तो मैं ठीक डाल देती हूँ 22, ताकि देखो सक्सेसफुली डल रहा है कि नहीं डल रहा, पता नहीं क्या इश्यू आ रहा था। एंड ये सक्सेसफुली डल गया, पता नहीं उसमें क्या इशू आ रहा है। एंड वी कैन सी कि हाँ ये डल गया। चेंज कर सकती हूँ क्या? पता नहीं क्यों रीड ओनली मोड में बना है, कुछ हुआ है क्या? लेट्स सी, देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम फिर से ये क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी पे गायब हो गई। सारी क्वेरी हटा देती हूँ, एक ही क्वेरी रखती हूँ और फिर से करते हैं यूज न्यू वन। क्या चक्कर है समझ नहीं आ रहा, वर्क ही नहीं हो रहा है। इंसर्ट इनटू पर्सन्स, और यहाँ पे फिर से वही आईडी, फर्स्ट नेम। अच्छा कॉलम नेम अगर स्मॉल भी लिख लो ना तो चले जाएगा, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ये अच्छी बात है कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपने पहला कैरेक्टर L कैपिटल लिखा है तो कैपिटल ही लिखो, जैसे मैं एक स्मॉल लिखती हूँ, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। वैल्यूज लिया, मैंने 2 डाला, और मैंने यहाँ पे 2 डाला। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम में मैंने डाला के, लास्ट नेम में डाल दिया मैंने
M। और इस बार एज डाल दी मैंने 12। मैंने 18 से कम डाल दी, ठीक है। लेट्स। करता है कि नहीं? नहीं, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? आ, कुछ और इशू है। फर्स्ट नेम। ये तो डल गया। चेक से बस रीड ओनली मोड हो गया है, काम तो नहीं कर रहा। कुछ इश्यू है कि अपडेट वगैरह हो गया है। इसमें साफ लिखा है कि चेक इज ग्रेटर देन 18 टू अलाउ नेमिंग चेक कंस्टेंट द डिफाइनिंग चेक कंस्टेंट मल्टीपल कॉलम्स। हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। चेक करते हैं, इसको देखती हूँ मैं आगे। खैर, कंस्ट्रेंट तो यही था। क्रिएटेबल पर्सन एज इंट चेक, कि वो एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो एरर आनी चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पे क्रिएटेबल देखो, यहाँ पे ये बता भी देगा यूज टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम। इफ यू डिफाइन अ चेक कंस्टेंट ऑन अ कॉलम इट विल अलाउ ओनली सर्टेन वैल्यू फॉर दिस कॉलम। If you define a check constant on a table, it limits that value certain column based on a value in another column in the row। यानी एक वैल्यू को उसने फिक्स कर दिया। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि यहाँ पे चेक पर्सन एज एंड सिटी भी लगा दिया, यानी कि आपका सिटी सिर्फ सिडनी होनी चाहिए और कोई सिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से कंस्टेंट लगा सकते हैं। माई एसक्यूएल में वर्क नहीं कर रहा, और मैं इस वाली को दोबारा करके देखती हूँ। माइट भी चला ना हो। यूज न्यू वन। ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है टेबल में किसी कॉलम वॉलम को चेंज करना। इसको मैंने लगा दिया। वर्किंग नाउ। स्टिल वर्किंग। बट रीड ओनली बना दिया और कुछ नहीं किया। क्या सॉफ्टवेयर में कुछ इशू है? बाकी सब में होता है, इसमें हो नहीं रहा। चलो फिर इस वाले कॉलम को छोड़ देते, काम तो हो नहीं रहा। नेक्स्ट पे आते हैं, वापस आते हैं कंस्ट्रेंट। हम्म। उसके बाद अगला जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर देता है। मान के चलो कि आपने इसको नल कॉलम छोड़ दिया, तो वो नल ही रह जाएगा ना। लेकिन डिफॉल्ट में क्या हो जाएगा, लाइक जैसे अगर आपने कॉलम में वैल्यू डाली तो वेल एंड गुड, नहीं डाली तो ये फिलहाल उसको छोड़ दे, मतलब अपनी तरफ से कोई वैल्यू दे देगा। मतलब लाइक जैसे आपने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की और यहाँ पे सिटी दे दी आपने सिडनी। मतलब कि अगर आप इंसर्ट कर रहे हो और कोई अदर सिटी डाल रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें वैल्यू नहीं डाल रहे हो तो बाय डिफॉल्ट एटलीस्ट इसमें सिडनी आ ही जाएगा। मतलब ये कॉलम नल नहीं रहेगा, ये अपनी तरफ से एक वैल्यू लेके आएगा। आप चेंज करो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर नाम की टेबल बनाई है, जिसमें डिफॉल्ट गेट डेट, यानी गेट डेट का मतलब है करंट डेट, आज की डेट। मतलब ऑटोमेटिकली आपका ये डेट वाला जो कॉलम है ये आज की डेट के साथ फिल हो जाए। उस केस में अगर आप डेट फिल नहीं करते हो तो इसे तो अच्छा ही है ना, कि आप इस कॉलम को छोड़ सकते हो, ये अपने आप करंट डेट ले लेगा। आप बाकी वैल्यू फिल कर दीजिए, ये कॉलम अपने आप फिल हो जाएगा। तो डिफॉल्ट का मतलब है एक वैल्यू सेट कर दो जो वो अपने आप उसमें डल जाए। माई एसक्यूएल का आप ये देख सकते हो, ये वाला कोड होता है। तो आप इसे ऑल्टर भी कर सकते हो। माय मेरे वर्क बेंच में नहीं चल रहा है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं चल रहा है। आई एम ट्राइंग टू दिस आल्सो। इसमें सिटी नहीं है, इसमें सिर्फ फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम सेट डिफॉल्ट एक्स वाई जेड। ओके, तो मैं इसको भी डन कर देती हूँ। ये कह रहा है ठीक है, हो गया। मुझे हर बार इंसर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि ये चल नहीं रहा। शुक्र है आ गया। ये एक और वैल्यू मैं डालती हूँ, और मैं एक काम करती हूँ, मैं फर्स्ट नेम वाले कॉलम को छोड़ देती हूँ और देखती हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो बाकी वैल्यू डल जानी चाहिए। फर्स्ट नेम वाली वैल्यू अपने आप डल रही है कि नहीं डल रही है, लेट्स चेक। ओके, नाउ सिलेक्ट, दिस इज अ थर्ड फर्स्ट नेम एक्स वाई जेड। तो ये काम कर रहा है, यहाँ इश्यू नहीं है, ये वाली चीज चल रही है, ऑटोमेटिकली एक्स वाई जेड आ गया। तो आपने देखा कि मैंने वैल्यू नहीं डाली है फर्स्ट नेम की, मैंने सिर्फ लास्ट नेम डाला, एज डाला, और उसने अपने आप ही एक्स वाई जेड ले लिया। तो इस तरीके से ये वाला कंस्ट्रेंट भी काम करता है। तो ये कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के इस चैप्टर में मैंने यही समझाने की कोशिश की। इस साइड में काफी अच्छे कमांड है, आप खुद जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मगर जो कमांड मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस करो। वैसे वो चेक वाले की भी करना, बट चलता है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, आई चेक। लेकिन आप लोग अपने तरीके से करने की कोशिश करना कि क्यों नहीं डल रहा। और यहाँ इसके बाद अपने पास खुद का इतना अच्छा डेटाबेस है, तो इसके एडिटर पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। कल की क्लास में मैं बताऊंगी कि जॉइंस कैसे काम करते हैं, यानी कि मल्टीपल टेबल अगर है तो उसमें से डेटा कैसे फैच किया जाता है और एक साथ रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, ये मैं कल की टेबल में बताऊंगी। तो अभी इसकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लेना।